हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे, जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। वो भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ताकि सेग्रीगेशन रहे टॉपिक्स में, प्लस आपको रिविजन करने में ईजी रहे। इस एमसीक्यूज की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी विद सोल्यूशन। बट क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट ही एमसीक्यूज का बस सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँ तो इट विल नॉट हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सो व्हाट वी विल डू, we will discuss all the MCQs, we will try to solve together, and then I'll provide you this MCQ PDFs on our channel. Okay, then what you will do, whenever your course is complete, whenever you are in the phase of revision of your subject, you just put this MCQs first, trying to solve these MCQs. So while you trying to solve these MCQs, you will find that that particular topic is clear or not, or you need to give more time on that टॉपिक। ओके, सो कहने का मतलब है कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है सब्जेक्ट को लेके, तो जब रिवीजन वाले फेज में आएंगे तो हम डायरेक्ट टॉपिक को ना लेके हम सबसे पहले उसके एमसीक्यू पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई एमसीक्यू आता है आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और अगर आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हो, then it will boost your confidence, and also it will remind you that your concepts are very clear about that topic. तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपको रिवीजन की कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। यहाँ पे जो है थोड़ा मैं इस प्लेलिस्ट के बारे में बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यहाँ पे हम जो मल्टी एमसीक्यूज़ हैं, हम टॉप एमसीक्यूज़ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे जितने मुझे मिल सकेंगे। एमसीक्यूज़ जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ रखे हों, जैसे गेट में, नेट में या इसरो में, ठीक है, जितने भी पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो भी टीवीएमएस के प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, आई विल ट्राई टू कवर ईच क्वेश्चन एज पॉसिबल फॉर माय साइड। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने ईआर और रिलेशनल मॉडल के लिए टॉप 60 प्लस एमसीक्यूज बनाए हैं। अब ये 60 प्लस एमसीक्यूज मैं एक ही वीडियो में नहीं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल। हम क्या करेंगे, इन एमसीक्यूज को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम वन बाय वन उस लेक्चर को देखेंगे और वो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से फाइंड आउट कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है, एंड देन वेरीफाई योर आंसर विथ माय सॉल्यूशन। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स जो कि फैंसी फीसेस जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स की अफोर्ड नहीं कर पाते, बट उनको रियली में सीरियसली इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। और ये एमसीक्यूज सिर्फ आरपीएससी प्रोग्रामर के रिलेटेड नहीं है, ये जो यूपी प्रोग्रामर की भी जो जॉब्स निकली है उनके लिए भी है। अगर कोई ग्रेजुएट्स गेट देना चाह रहे हैं या नेट या इसरो के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये एमसीक्यूज हेल्पफुल है। तो दिस MCQs is not concentrated only one exam, but it is concentrated on all the exam which is are almost equal to the same level. So let's start. तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे इस MCQ सीरीज का। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन द बेसिक ER रिलेशनल मॉडल्स। ER और रिलेशनल मॉडल्स आपको कंसिडर करने हैं इस क्वेश्चन के लिए, एंड यू नीड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब इनकरेक्ट फाइंड आउट करना ना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको थोड़ी टेक्निक्स भी बताऊंगी जिससे कि आप ऑप्शन करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें क्या पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो करेक्ट होती है ईआर और रिलेशनल मॉडल के रिस्पेक्ट में। तो हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो ये कह रहा है कि जब एट्रीब्यूट एंटिटी किस में आती है, आपकी ईआर मॉडल में आती है, यानी कि ईआर मॉडल की बात कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो क्या कह रहे हैं, ईआर मॉडल में जो एंटिटी होती है उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। तो दिस इज करेक्ट। हम एक एंटिटी बनाते हैं ईआर मॉडल में और उसके एट्रीब्यूट, जैसे सपोज करो उसका एट्रीब्यूट है नेम, है ना, नेम अगर एट्रीब्यूट है तो इस नेम की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है क्योंकि कंपोजिट एट्रीब्यूट को ये
सपोर्ट करता है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा ऑप्शन सुटेबल नहीं है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट। एग्जैक्टली किसी भी एट्रीब्यूट की जो एंटिटी, सॉरी ये वाला कंपोजिट का है, मल्टी, ये एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू क्या है आपका, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे, सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका मोबाइल नंबर है एक एट्रीब्यूट, तो उस स्टूडेंट के लिए वो मोबाइल नंबर की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक मैंने स्वैपिंग कर दिया थोड़ा सा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का है, जबकि सेकंड जो बोल रहे हैं कि एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, जैसे नेम एट्रीब्यूट कंपोजिट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक तरीके से कौन सा एट्रीब्यूट हो गया, कंपोजिट। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो एन एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है ईआर डायग्राम में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल, मतलब ये भी किसके बारे में बोल रहा है, रिलेशनल टेबल्स के बारे में, ईआर डायग्राम्स के बारे में बात नहीं कर रहा, रिलेशनल टेबल के बारे में बात कर रहा है। तो एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो हमने जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने वहाँ देखा था कि एक पॉइंट मैंने बताया था आपको कि जो ईआर डायग्राम्स होते हैं उसमें आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउ होते हैं, बट जो रिलेशनल टेबल्स होती हैं उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउ नहीं होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका सुटेबल आंसर क्या है, सी, ठीक है, क्योंकि रिलेशनल टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउ नहीं होते, जबकि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, सो दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ, इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू, ये है ही, तभी तो आप 1NF में उसको बताते हो कि कोई जो आपका टेबल है वो 1NF में होगा, तब जब उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, यानी कि आइदर एग्जैक्टली वन वैल्यू और अ नल वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया सी। ये मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है, वैसे मैंने बता दिए, तो ये आप जब रिवाइज करो तब देख लेना, यही सेम एक्सप्लेनेशन है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज A, B and C, D are two relational schema, दो relational schema है, and R1 and R2 be the corresponding relational instances, और R1 और R2 क्या है, इनके relational instances हैं। Then B is a foreign key that refers to C, यानी B एक foreign key है जो किसको रेफर कर रही है, C को। जब foreign key आता है तो कौन से constraint आपका अप्लाई होता है, referential integrity constraints। If data in R1 and R2 satisfy referential integrity constraint, ठीक है, then which of the following is always true। अब ये देखने के लिए सबसे पहले ये देखो, दो आपके रिलेशनल स्कीमा है और B जो है वो है फॉरेन की, जो कि किसको रेफर कर रही है, C को, जो कि प्राइमरी की है दूसरे रिलेशन में। इसका मतलब क्या है, B इज डिपेंडेंट ऑन C, C इज नॉट डिपेंडेंट ऑन B। इसका मतलब B के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो C पे डिपेंडेंट होंगी। तो जब हमने एक इंसर्शन वाला चीज देखा था, तो इस केस में क्या हो सकता है, जो C है उसके अंदर B से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। सपोज यहाँ पे आप समझिए कि इसके अंदर सपोज वैल्यू है 1 2 3, ओके, C के अंदर वैल्यू है 1 2 3, बट C के अब अगर आप देखें C के अंदर 4 भी आ सकता है, क्योंकि C तो प्राइमरी की है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें कि आप B के अंदर 5 इंसर्ट करें, तो आप ये कर सकते हैं क्या, ये हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि B जो है एक फॉरेन की है, किसके लिए, जो कि C को रेफर कर रही है, तो B के अंदर वही वैल्यूज प्रेजेंट होंगी जो C के अंदर वैल्यूज होंगी, ठीक है। बट C के अंदर B से एक्स्ट्रा वैल्यूज भी हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे B ये हो गया एंड C ये हो गया, ठीक है, यानी जो वैल्यूज B के अंदर हैं वो तो डेफिनेटली C के अंदर होंगी, बट C जो एक तरीके से B का सुपर सेट है, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो इस केस में हमें बताना है कि कोई दो इंस्टेंसेस हैं R1 और R2 जो कि सेटिस्फाई करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है। तो देखो, अगर आप B एट्रीब्यूट निकालते हैं R1 इंस्टेंस का और यहाँ से C का वैल्यू निकालते हैं R2 इंस्टेंस पे, तो उसकी वैल्यू क्या 5 आनी चाहिए। क्या ये कंडीशन ट्रू है। देखो, हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑपरेटर,
एक डिफरेंस ऑपरेटर होता है x और y पे। अगर आप डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हो तो उसका मतलब क्या है, जो x और y में कॉमन x की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनमें से y की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो y की कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी x में से, जो कि x और y में कॉमन है, तो वो वैल्यूज जो हैं x में से हट जाएंगी और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी x के अंदर वो वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। लेकिन अब आप अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं और हम क्या करें, B जो है वो ऑलरेडी सबसेट है C का। तो अगर आप पाई B ऑफ R1 में से पाई C ऑफ R2 करोगे तो क्या होगा, सारी जो कॉमन वैल्यूज हैं वो सारी हट जाएंगी, ठीक है, और फिर बचेगा कुछ भी नहीं इसके अंदर क्योंकि B सबसेट है इसका। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 5 और ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेटर लग रहा है एक सबसेट और सुपरसेट के रिलेशन में, तो सबसेट की तो सारी वैल्यूज सी में प्रेजेंट है ही ऑलरेडी, तो इस वजह से क्या होगा, बी की सारी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हमारे पास क्या होगा, आंसर में क्या आ जाएगा 5। जबकि देखो ये कभी भी 5 नहीं हो सकता क्योंकि सी में से अगर आप बी माइनस करोगे तो सिर्फ ये वैल्यूज माइनस होंगे लेकिन ये वैल्यूज तो बचेंगी, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। मे और मे नॉट का केस है, पाई बी ऑफ R1 इज इक्वल टू पाई सी ऑफ R2, ये भी मे और मे नॉट का केस है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमें वो सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जो हमेशा ट्रू हो। तो ये दोनों मे और मे नॉट कैसे है, सेम अगर हम यहाँ देखो पाई बी ऑफ R1 माइनस पाई सी ऑफ R2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स है। क्यों, अभी मैंने बताया अगर B में से C को माइनस कर रहे हो तो B और C की सारी वैल्यूज हट जाएंगी तो आपके पास कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं रिजल्ट में। तो नॉट इक्वल टू 5 तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसलिए आपका सही आंसर क्या है इसमें, फर्स्ट वन, ओके, ए हो गया इसका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस A, B, C. How many tuples does the result of the following relational algebra expression contain? Assume that the schema of A union B is same as that of A. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास तीन रिलेशंस हैं A, B एंड C, और अब ये पूछ रहा है कि कितने टपल्स होंगे आपके रिजल्ट में ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन कंटेन। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है, और ये टेबल्स आपको गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिस्कस ना करके, ओके तो देखिए अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो हमने क्या पूछा गया है, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें एक ऑपरेशन तो हो रहा है A यूनियन B और एक ऑपरेशन हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेकिन जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है या फिर इसको हम अगर जॉइन बोलें तो ये किस तरीके का जॉइन है, कंडीशनल जॉइन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल अप्लाई हो रही है A डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40, ये हमारा और का ऑपरेशन का सिंबल है, एंड C डॉट आई डी इज लेस देन 50, ठीक है। और ये टेबल्स आपको दे रखी हैं तीन, टेबल A, टेबल B एंड टेबल C। सबसे पहले आप क्या परफॉर्म करोगे, यहाँ पे A यूनियन B, यूनियन का हमें प्रॉपर्टीज पता है कि स्कीमा जो है सेम होना चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के डोमेन सेम होने चाहिए जहाँ पे आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो सबसे पहले टेबल A और टेबल के B के बीच में हम क्या परफॉर्म करेंगे, यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यूज जो हैं वो एक बार आ जाएंगी, ठीक है, अगर डुप्लीकेट हैं, और जो वैल्यूज कॉमन नहीं है वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 अरुण 60 सपोज, और जो रिजल्टेंट टेबल आएगी A यूनियन B की, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे आया A यूनियन B, रिजल्टेंट टेबल का भी स्कीमा सेम ही होगा जो कि A का स्कीमा ये आपको गिवन है, ठीक है। तो रिजल्टेंट टेबल का स्कीमा क्या हो जाएगा, ID, नेम एंड एज, ठीक है। तो अब सबसे पहले 12 अरुण 60, ये आपका A में प्रेजेंट है, B में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यूनियन ऑपरेशन हो रहा है इसलिए ये वाली टपल आपकी इंक्लूड हो जाएगी इसमें, 12 अरुण, अरुण का मैं यहाँ पे A ही लिख रही हूँ, एंड 60। दूसरी है 15 श्रेया 24, ये A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है, लेकिन यूनियन के अंदर यूनिक वैल्यू आती है तो ये 15 वाली टपल भी इसमें आ जाएगी 15, ठीक है, श्रेया 24। नेक्स्ट है 99 रोहित 11, 99 रोहित 11 इसमें प्रेजेंट है तो ये वाली वैल्यू भी इसमें आ जाएगी 99 रोहित एंड 11।
ठीक है, तो ए की सारी टपल्स इंक्लूड हो गई और बी की 15 वाली और 99 वाली इंक्लूड हो गई, लेकिन 25 और 98 अभी इंक्लूड नहीं हुई है, बट दिस इज द यूनियन ऑपरेशन, सो यू हैव टू इंक्लूड दीज टू टपल्स ऑल्सो। सो क्या आ जाएंगी 25 हरी एंड 40 एंड ऑल्सो 98 रोहित एंड 20। तो ये रिजल्ट आएगा आपका ए यूनियन बी का। ये आपका रिजल्ट आया। अब इसके साथ आप कंडीशनल जॉइन अप्लाई करोगे सी टेबल पे और आप चेक करोगे कि या तो आपकी ए डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए, और या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो हम चलेंगे सेकंड कंडीशन पे। तो देखो इसके आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपनी ये ए यूनियन बी की रिजल्ट आ गई, रिजल्टेंट टेबल आ गई थी। अब इसका हमने कंडीशनल जॉइन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया सी टेबल के साथ, और कंडीशन है हमारे पास इसमें ये। तो देखो ए डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40। सबसे पहले आप फर्स्ट टपल पे चलो, ठीक है। इस फर्स्ट टपल के साथ आप जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे टेबल सी की सारी टपल्स पे। तो देखो ए डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन इसके लिए ट्रू नहीं है, इसलिए अब हमें टेबल सी में देखना पड़ेगा कि जो कंडीशन जहां पे सी डॉट आई डी इज लेस देन 15 होगा, वो सारे टपल्स जो होंगे वो 12 वाले के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 अराउंड 60 फर्स्ट टपल ज्वाइन हो सकती है क्या इसके साथ? हो सकती है। क्यों? क्योंकि सी डॉट आई डी इज लेस देन 15, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो फर्स्ट टपल हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट में, वो क्या आ जाएगी? आईडी नेम एज आईडी फोन एंड एरिया, ये तो आपके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। और फर्स्ट टपल हो जाएगी 12 अराउंड 60 10 2200 एंड 2, ठीक है। ये आ गई आपकी फर्स्ट टपल। अब नेक्स्ट चलो 15 ए डॉट आई डी जो है, क्या 15 इज ग्रेटर देन 40? नो। तो इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम चलेंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन के लिए अगर आप देखोगे तो 15 जो है, जो सी डॉट आई डी जो है 10 है और वो लेस देन है 15 से, तो ये वाली और 15 वाली मर्ज हो जाएगी। तो 15 श्रेया 24 10 2200 एंड 2। अब नेक्स्ट जो होगा, हम जॉइन ऑपरेशन देखेंगे कि 15 वाले जो टपल है, क्या वो सेकंड वाले टपल के साथ मर्ज हो सकती है। अब क्योंकि ए डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब आप सी डॉट आई डी को चेक करोगे तो सी डॉट आई डी यहाँ पे है 99 एंड इज 99 इज लेस देन 15? नो। तो अगेन ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स है एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। तो उस केस में क्या होगी? ये टपल आपकी सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टपल पे। अब नेक्स्ट टपल है हमारी 99। 99 के केस में अगर आप देखोगे तो 99 इज ग्रेटर देन 40, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो ये फर्स्ट जो ये 99 वाली टपल है, उससे आपकी ज्वाइनिंग सी की फर्स्ट टपल पे भी होगी और सेकंड टपल पे भी होगी, क्योंकि दोनों ही केस में आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू आ रही है। तो आपको यहाँ से दो टपल्स मिल जाएंगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। वैल्यू से ये आ जाएंगी 99 रोहित 11 10 2200 एंड 2, एक तो ये आ गई, और दूसरी क्या आ जाएगी 99 रोहित 11 99 2100 एंड 1, ये वाली, ठीक है। ये हो गई 15 से हमें ये मिल चुकी थी। अब नेक्स्ट आप चलो इस पे 25 इज ग्रेटर देन 40, कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो अब हमें चेक करनी पड़ेगी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि सी डॉट आई डी जो है लेस देन 15 होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही टपल के लिए ट्रू है, जो कि फर्स्ट टपल है। तो 25 की ज्वाइनिंग सिर्फ कौन से टपल से होगी? 10 से। तो हमें रिजल्ट में मिल जाएगी एक टपल इसके ज्वाइन ऑपरेशन से। अब नेक्स्ट है 98। तो 98 इज ग्रेटर देन 40, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। तो हमें नेक्स्ट कंडीशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि और ऑपरेशन है। तो ये 98 जो है ये भी मर्ज हो जाएगा आपकी दोनों टपल से, क्योंकि आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है 98 के केस में। तो हमें इससे भी दो टपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगी, अगर किसी ने जॉइन ऑपरेशन वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज वो लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जॉइन ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, कंडीशनल जॉइन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड क्लियरली इन द लेक्चर। सो प्लीज वॉच दैट लेक्चर एंड मैं उसके लेक्चर्स के लिंक्स भी इसके अंदर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो। तो हमें टोटल रिजल्टेंट, ये हमारी टोटल क्वेरी थी जिसको हमने सॉल्व किया, और हमारे को कितनी टपल्स मिल गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये देखो इसका आंसर हो गया आपका 7।
ये गेट 2012 में आया था। मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं ईयर्स, कौन कौन से ईयर में क्वेश्चंस आए थे। अब नेक्स्ट देखो, consider a relational table R with sufficient number of records, okay, having attributes a1, a2 and an, and let p is 1 less than equal to p is less than equal to n, and there are two queries q1 and q2 are given below. The database config can be configured to ordered indexing on AP और हैशिंग ऑन AP। जो डेटाबेस है आपका वो किस पे कॉन्फ़िगर्ड हो रखा है, ऑर्डर इंडेक्सिंग पे या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हैशिंग पे। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्योंकि अगर आपका डेटाबेस, आप इसमें ये मेरे को अभी पढ़ाना बाकी है आपको, जो जॉइन ऑपरेशंस होते हैं या जॉइन एल्गोरिथम्स होती हैं, ये मेरे ख्याल से अपकमिंग लेक्चर में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स हमारे बचे हैं, काफियों के वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं और वो 1 बाय 1 आपके अपलोड होते रहेंगे चैनल पे। एक ये वाला भी बच रहा है, ये मैं आपको, ये भी अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी मैं आपको एक चीज समझा दूं, क्योंकि आपको यहाँ पे कह रहा है कि डेटाबेस जो है आपका कॉन्फ़िगर्ड हो रखा है इंडेक्सिंग पे या हैशिंग पे। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि जब अगर आपका डेटाबेस जो है वो कॉन्फ़िगर्ड या आपका हैशिंग पे है, तो उस केस में आपकी हैशिंग हमेशा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी रादर देन योर इंडेक्सिंग। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, हैशिंग विल ऑलवेज आउट परफॉर्म ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग फॉर बोथ क्वेरीज बिकॉज हैशिंग इज यूज्ड इन द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो, इफ रिकॉर्ड्स आर एक्सेस फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, अब इसमें क्या मैंने दे रखा है एक्सप्लेनेशन, अगर पर्टिकुलर वैल्यू से कोई रिकॉर्ड एक्सेस आप कर रहे हो तो हैशिंग बेटर होती है, और अगर आप रेंज क्वेरीज सॉल्व करना चाह रहे हो, इफ रिकॉर्ड्स आर एक्सेस्ड इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज देन ऑर्डर इंडेक्सिंग विल परफॉर्म बेटर। सो द ऑप्शन इज बी। ये आपका आया था 2011 में। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आपको क्लियर होंगे कि यहाँ पे ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर और एस हमें दो रिलेशंस दे रखे हैं। ठीक है, विद द फॉलोइंग स्कीमा, स्कीमा है आपका आर के लिए पी क्यू R1 R2 एंड R3, एंड एस के लिए है पी क्यू S1 एंड S2, वेयर पी क्यू इज द की फॉर बोथ स्कीमा, यानी कि आर के लिए भी पी क्यू की है और एस के लिए भी पी क्यू इज द की। ओके, so which of the following queries are equivalent। अब हमें देखना है कि इन क्वेरीज में से कौन सी क्वेरी आपकी इक्वलेंट है, मतलब कि जो कि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो देखो, सबसे पहले तो आप देखिए, ये वाला जो ऑपरेशन होता है ये एक तरीके से नेचुरल जॉइन होता है, या नेचुरल जॉइन हम ऐसे कह लें कि इसके अंदर क्या होता है, जब आप आर और एस के ऊपर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो कॉमन वैल्यूज हैं उस पर आपकी कंडीशन चेक होंगी, यानी कि यहाँ से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होंगी जिनके लिए पी क्यू की वैल्यू सेम है। आर के पी क्यू और एस के पी क्यू की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो टपल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी इस ऑपरेशन में। ठीक है, वहां से जो भी, तो आपको आर जॉइन एस से तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे एक स्कीमा मिल जाएगा जिसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी सारी पी क्यू, और उसके अलावा भी R1 R2 R3 एंड S1 S2। लेकिन इस पूरे रिजल्ट में से आपको सिर्फ सेलेक्ट क्या करना है, एट्रीब्यूट पी को, तो यहाँ से रिजल्ट में आपको पी का एट्रीब्यूट मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन किस पे अप्लाई करी, पी एंड क्यू पे। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट वाले में आप क्या कर रहे हो, आपने आर जो रिलेशन है उसमें से पी एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर लिया, और एस जो रिलेशन है उसमें से भी पी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लिया, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद उस पे लगा दिया आपने जॉइन ऑपरेशन। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन कॉमन एट्रीब्यूट के लिए, कंडीशन के लिए कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ क्या हो जाएगा, ओनली पी, क्योंकि आपने क्या करा, ऑलरेडी पहले प्रोजेक्शन अप्लाई कर दिया है जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। तो अगर प्रोजेक्शन पहले परफॉर्म कर दोगे तो ओनली रिजल्टेंट वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इसमें से सिर्फ पी एट्रीब्यूट मिलेगा एस रिलेशन का, और इसमें से भी सिर्फ पी एट्रीब्यूट मिलेगा आर रिलेशन का, और फिर आप इस पे लगा रहे हो जॉइन ऑपरेशन, तो कॉमन एट्रीब्यूट भी सिर्फ पी रहेगा, तो इसके अंदर क्यू का तो कोई रोल रहा ही नहीं। थर्ड देखो, थर्ड जो रिलेशन है उसमें क्या है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया पी क्यू, और यहाँ पे भी आपने पी क्यू सेलेक्ट किया। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आपको जो रिजल्टेंट टेबल मिलेगी पी क्यू के वैल्यूज मिलेंगी एस में से, और इसमें से भी पी क्यू की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन परफॉर्म किया, तो इन दोनों की में जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और उनमें से फिर आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, पाई ऑफ पी। ठीक है, तो इसके अंदर क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
फोर्थ वाला देखें तो इसमें तो क्लियर ही है कि आपका पी क्यू दोनों का ऑपरेशन, दोनों ही एट्रीब्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी इससे वैल्यू, इससे आपको वो वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि सिर्फ आर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ऑपरेटर है तो डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, जो वैल्यूज कॉमन होती है उनको रिमूव कर देता है, और जो वैल्यूज सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले रिलेशन में प्रेजेंट होंगी जो कि कॉमन नहीं होंगी वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उनमें से आप क्या कर रहे हो, वापस से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो पाई पी क्यू ऑफ आर का, तो उससे वापस आपको कौन सी वैल्यूज मिल जाएंगी, जो कॉमन वैल्यूज आपने हटाई थी वो कॉमन वैल्यूज मिल जाएंगी, और जो यहाँ पे वैल्यूज बची थी वो अब हो जाएंगी रिमूव। और फिर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यूज आपकी, उन वैल्यूज में से आप सेलेक्ट कर लेंगे पी को, यानी कि इसके अंदर भी क्यू का इन्वॉल्वमेंट है। अब आप देखें तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक सेकंड ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्यू का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं था, यानी क्यू को आप कंडीशन में कंसीडर ही नहीं कर रहे थे सिलेक्शन के लिए। तो ऑब्वियसली तीनों के अंदर क्यू, तो इन तीनों की क्वेरीज में से रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, जबकि जो सेकंड है वो रिजल्ट आपको अलग या प्रोड्यूस करेगा, अलग प्रोड्यूस करेगा। इसलिए आपका इसके अंदर क्या आंसर होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीन कंडीशंस जो हैं, ये तीनों या ये तीन जो क्वेरीज हैं ये तीनों इक्वलेंट होंगी। अब आई नो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैंने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व किया है। मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, क्योंकि पूरे पूरे एग्जाम्पल लेने से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो रादर देन, यहाँ पे मैंने फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट आप इस तरीके से देखिए कि कंडीशंस कौन से एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई हो रही है। तो अगर कोई क्वेरीज दे रखी है और उनमें कंडीशन जो है सेम एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि उनके इक्वलेंट रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर कंडीशन ही अलग हो गई, जैसे सेकंड वाले में क्यू एट्रीब्यूट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, जीरो इन्वॉल्वमेंट था, तो उस केस में ऑब्वियसली जो सेकंड का रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा आपकी बाकी क्वेरी से। देखो इसको मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है पेन पेपर पे। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक आर रिलेशनल टेबल और एक एस रिलेशनल टेबल ले ली। दोनों के अंदर पी क्यू क्या है, की, इसका मतलब पी और क्यू, पी क्यू की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होनी चाहिए, तो मैंने कुछ यूनिक वैल्यूज ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 4 9, और यहाँ पे R1 R2 R3 की कुछ वैल्यूज ले ली। ये वैल्यूज हम इतना अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेन यहाँ पे कंसिडरेशन है जो कॉमन वैल्यूज है। इसी तरीके से मैंने एक एस रिलेशनल स्कीमा लिया और उसमें भी पी और क्यू की यूनिक वैल्यूज ले ली, लाइक 11 12 13 14 15 16, और कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें कंडीशन चेक करनी, इसलिए कुछ वैल्यूज मैंने जो आर में कॉमन है वो वैल्यूज भी ले ली, जैसे 7 8 9 10 और 4 8। 4 8 कॉमन नहीं है। अब देखो, अब ये मैंने यहाँ पे ये 4 8 लिया और यहाँ पे 4 9 लिया है। ये एट्रीब्यूट मैंने ऐसा क्यों लिया है, इससे आपको पता चलेगा कि चारों जो हमारे को क्वेरीज दे रखी है उनके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेरी हमारी क्या थी, आपको आर जॉइन एस परफॉर्म करना है और उसमें से पी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है। तो इसमें तो सिंपल क्या हो जाएगा, जब आर और एस पे आप जॉइन ऑपरेशन लगाओगे तो कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी। कॉमन वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसमें, 7 8 7 8, ठीक है, एक तो ये वाली आ जाएगी और एक 9 10 9 10, बस दो ही वैल्यूज कॉमन है, और इन दोनों में से आपको सिर्फ पी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेरी के लिए 7 एंड 9। जब आप सेकंड क्वेरी करोगे तो सेकंड क्वेरी में आप क्या कह रहे हो कि पहले एस में से भी पी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लो और आर में से भी पी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लो और फिर उसके ऊपर जॉइन ऑपरेशन लगाओ। तो उस केस में हमने क्या करा, देखो सबसे पहले यहाँ पर आर में से पी एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1 3 5 7 9 4, सारी वैल्यूज आ गई। और एस में से भी सिलेक्ट किया तो 11 13 15 7 9 एंड 4 आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्यू का इन्वॉल्वमेंट जीरो है तो बस हमने पी की सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब इस पे अप्लाई किया जॉइन ऑपरेशन, तो कॉमन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 7 9 एंड 4 7 9 एंड 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7 9 एंड 4। थर्ड जो क्वेरी है वो है आपकी कि पहले आपको सेलेक्ट करना है आर में से पी क्यू एट्रीब्यूट को और एस में से भी पी क्यू एट्रीब्यूट को, और फिर परफॉर्म करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली वैल्यूज इसमें से सेलेक्ट हो जाएंगी और ये वैल्यूज इसमें से सेलेक्ट हो जाएगी। अब पी क्यू और पी क्यू पे आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको सिर्फ 7 8 और 9 10 कॉमन मिलेगी, 4 9 नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आर के अंदर पी क्यू की वैल्यू है 4 9, जबकि एस के अंदर पी क्यू की वैल्यू है 4 8। दैट मीन्स पी तो इक्वल है बट क्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू आपकी सेलेक्ट नहीं होगी इंटरसेक्शन ऑपरेशन में। मैंने इसीलिए ये वैल्यू ली है यहाँ पर। ठीक है, जबकि देखो सेकंड वाली के अंदर 4 सेलेक्ट हो रही थी क्योंकि सेकंड के अंदर क्यू का इन्वॉल्वमेंट आपने 0 कर दिया था, तो 4 9 और 4 8 सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ 7 8 और 9 10 सेलेक्ट होगी। और इस पे आप जब प्रोजेक्शन अप्लाई करोगे तो आपको पी एट्रीब्यूट की वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ पे 7 एंड 9। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और 3 का रिजल्ट सेम है। अब बात करते हैं फोर्थ की।
फोर्थ में आप कह रहे हो कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है आर में से पी क्यू एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करके एस की वैल्यूज को। तो एस की पी क्यू वैल्यूज आपने सेलेक्ट कर ली। एस की पी क्यू वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी, देखो यहाँ से एस की पी क्यू वैल्यूज आ जाएंगी आपकी सारी ये वाली वैल्यूज, और आर की आ जाएंगी ये। अब देखो डिफरेंस ऑपरेटर से क्या होगा, जो कॉमन वैल्यूज होंगी, कॉमन वैल्यूज क्या है 7 8 एंड 9 10, यहाँ पे भी 7 8 एंड 9 10, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी कैंसिल आउट डिफरेंस में, है ना। और जो कॉमन जो उसके अलावा रिमेनिंग वैल्यूज है वो आपकी यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो क्या सेलेक्ट हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 4 9, 4 9 भी सेलेक्ट होगी यहाँ पे, मैं लिखना भूल गई सॉरी। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करोगे ये वाली वैल्यूज, यहाँ पे भी यहाँ पे 4 9 आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज लेनी है यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे आप आर की वैल्यूज ले रहे हो। अब इसमें से क्या होगा, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो वैल्यूज कॉमन होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 4 9 ये सारी वैल्यूज हो गई आपकी रिमूव। तो क्या वैल्यूज बची 7 8 एंड 9 10। ठीक है, और इस पे आपने अप्लाई किया प्रोजेक्शन, तो आपको क्या वैल्यूज मिल गई 7 9। तो देखो फर्स्ट क्वेरी से भी 7 9 मिला, थर्ड क्वेरी से भी 7 9 मिला, और फोर्थ क्वेरी से भी 7 9 मिला। जबकि सेकंड क्वेरी से क्या मिल रहा था 7 9 एंड 4। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इसके हिसाब से कौन कौन सी क्वेरीज आपकी इक्विवेलेंट हो गई 1 3 एंड 4। सो आंसर इज 1 3 एंड 4। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ER डायग्राम। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स नीडेड टू रिप्रेजेंट M N P R1 एंड R2 इज। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये कैसी रिलेशनशिप्स है, ये है आपकी मैनी टू वन, और यहाँ पे भी है आपकी मैनी टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, और डबल लाइन आपकी क्या शो करती है, दिस इज योर टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन को शो कर रही है। और आर ये एन जो है आपकी कैसी टाइप की एंटिटी है, वीक टाइप की एंटिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आपके पास रिलेशनशिप मैनी टू वन है और आपका जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो मैनी की साइड में है, तो उस केस में आप उस एंटिटी पे क्या कर सकते हो, उस एंटिटी के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स तो इंक्लूड होंगे ही, उसके अलावा आप जो वन की साइड पे एंटिटी है उसकी की वैल्यू को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूसरा रिलेशन जो एन के लिए वो क्या बन जाएगा, N1 और N2 तो रहेंगे ही, है ना। उसके अलावा जो वन की साइड पे एंटिटी है उसकी की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी P1। ठीक है, तो एक आपका बन जाएगा ये वाला टेबल, और एक टेबल क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ही, तो एक टेबल आपकी P के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 टेबल्स आएंगी, एक M के लिए जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे M1 M2 M3 एंड P1, एक हो जाएगी आपकी N के लिए, N के लिए हो जाएगा P1 N1 एंड N2, और एक हो जाएगी आपकी एंटिटी P के लिए टेबल जिसमें आ जाएंगे आपके P1 एंड P2। तो हमें कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पे 3। ठीक है, ये देखिए 3, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने समझाया वही है इसमें, आप इसको पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोल रही थी वही चीज इसमें मैंने मेंशन कर रखी है। तो ये 3 टेबल्स मिल गई मेरे को। अब इसी से ही लिंक्ड है दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्या है, कंसिडर द डेटा गिवन इन अबव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल्स फॉर द करेक्ट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है किसी भी पर्टिकुलर टेबल के लिए। तो हमने रिजल्टेंट टेबल्स हमारी बना ली है। एक टेबल है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है M1 M2 M3 P1, दूसरे के अंदर है P1 P2, और तीसरे के अंदर है P1 N1 N2। तो कोई भी ऑप्शन अगर इनमें से किसी भी के लिए मैच होगा तो वो आंसर आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट देखो M1 M2 M3 P1, तो ये तो फर्स्ट M टेबल के लिए मैच हो रहा है, तो इसका आंसर तो A होगा। अब आप देखो कि सेकंड टाइप की कोई वैल्यूज है कि आपके एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट M1 P1 N1 एंड N2, ऐसे कोई वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से M1 P1 N1 ऐसी भी कोई टेबल प्रेजेंट नहीं है, और M1 P1 नाम से भी कोई टेबल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये लिंक्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा था कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स चाहिए होंगी, वो हमने टोटल पार्टिसिपेशन से और मैनी टू वन रिलेशनशिप के बेसिस पे निकाली। ठीक है, जब टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो व्हाट यू विल डू, जो मैनी साइड की तरफ का एंटिटी होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, जस्ट एडिंग वन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, और वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या होगा, की वैल्यू होगी जो कि वन साइड पे होगी। ठीक है, जो वन साइड की तरफ वाली एंटिटी होगी उसकी की वैल्यू को अगर इसमें ऐड कर दोगे तो इस टेबल को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसमें भी यही चीज हो रही है। ठीक है,
और जो इसका लिंक क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि चलो अच्छा आपने रिजल्टेंट टेबल्स बनाई, तो इनमें से कौन सी एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि किसी भी रिजल्टेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करी। तो देखो M1 M2 M3 P1 मैच हो रहा है इससे, इसलिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। ठीक है, ये मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया, इन तीनों में से आपने इसको मैच करा तो हमारा इससे मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। Some information about a collection of students is given by the relation student info. Student info एक relation है जिसके attributes है student ID, name and sex. Relation enroll एक करके relation है enroll जिसके attributes है student ID and course ID. It gives which student has enrolled for or taken that course. ठीक है, इसमें इस enroll relation से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई student है उसने कौन से courses ले रखे हैं। So assume that every course is taken by at least one male and at least one female student. क्या बोल रहा है इसमें कि कोई भी कोर्स जो अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको अज्यूम करके चलना है कि every course is taken by at least one and at least one female student and at least one male student. तो हमें क्या बताना है कि जो ये रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन गिवन है इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस सब हम सबसे पहले इंटरनल क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले इस वाली क्वेरी को देखो, पाई ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड दिस वन। यहाँ तक ये एक क्वेरी है, इसमें आप क्या कर रहे हो, उन फीमेल स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडीज निकाल रहे हो और इन स्टूडेंट आईडीज को कैसे रिट्रीव कर रहे हो, आपने सेलेक्ट किया स्टूडेंट इन्फो में से जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स थे उनको सेलेक्ट किया, उनकी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया कोर्स आईडी से। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा कि एवरी फीमेल स्टूडेंट एनरोल फॉर एवरी कोर्सेस। ठीक है, और वहां से आपने निकाल दी स्टूडेंट आईडी। इसके बाद आपने क्या करा, इसको माइनस करा एनरोल से। ठीक है, इसको आप एनरोल से माइनस करोगे तो उस केस में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी जो कि एनरोल के अंदर आपकी मैच होंगी। इस वैल्यू से जो भी एनरोल के अंदर मैच होंगी वो वैल्यू सारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब सपोज कोई फीमेल स्टूडेंट है जिसने सारे कोर्सेज के लिए एनरोल कर रखा है, तो वो वैल्यूज जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सपोज एनरोल में एक कोई फीमेल स्टूडेंट है जिसने सारे कोर्सेज के लिए एनरोल कर रखा था और यहाँ से आपको स्टूडेंट आईडीज मिल गई फीमेल स्टूडेंट्स की, कौन से टाइप में, जब आपने फीमेल स्टूडेंट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया कोर्स आईडी से। तो जब आप इसको डिफरेंस करोगे और यहाँ पे एनरोल में एक फीमेल स्टूडेंट है जिसके सारे कोर्सेज के लिए उसने एनरोल कर रखा है, तो ये रिमूव हो जाएगा आपकी रिजल्टेंट टेबल में से, है ना। तो यहाँ पे आपको किस तरीके की टेबल मिलेगी रिजल्ट में, आपको सिर्फ वो टेबल मिलेगी या वो प्रॉपर सबसेट मिलेगा जिन्होंने कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है। इसका मतलब जिसने अगर पूरा ही एनरोल कर रखा है तो वो तो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ प्रॉपर सबसेट मिलेगा फीमेल स्टूडेंट्स का हु आर एनरोल्ड फॉर दी कोर्सेज। तो उस केस में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए, देखो मैं इसको एक बार इससे भी समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया, इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, सेलेक्ट द स्टूडेंट आईडीज ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स एंड सेलेक्ट ऑल कोर्स आईडीज फॉर ऑल कोर्सेज। ठीक है, सारी कोर्स आईडीज को सेलेक्ट कर ली और यहाँ से हमने क्या सेलेक्ट कर ली, सारी स्टूडेंट आईडीज ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस पे और इस वैल्यू पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, then the query does the Cartesian product of the above, select two columns. Now what we will do, we will subtract these। यहाँ से अपने को एक वैल्यू मिल गई स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, और स्टूडेंट आईडीज आपको सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स की मिली और इसको आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया कोर्स आईडी से एनरोल की, तो ये सारे कोर्सेज से हो जाएगा। फाइनली इट सब्ट्रैक्ट्स एनरोल टेबल फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द अबव स्टेप। ठीक है, सो व्हाट इट विल रिमूव ऑल द स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द एनरोल। ये हमें पता ही है कि जब आप इस वैल्यू को एनरोल टेबल में से माइनस करोगे तो ये कौन सी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देगा या रिमूव कर देगा, जो कि एनरोल के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड इन अ कोर्स, ठीक है, देन दिस कोर्स विल नॉट बी देयर। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसके लिए सारे फीमेल स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, वो कोर्स आपका रिमूव हो जाएगा।
ठीक है। तो सिर्फ कौन से कोर्सेज बचेंगे जिसके लिए प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट, मतलब सारी फीमेल्स ने एनरोल ना करके सिर्फ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट ने एनरोल किया होगा, तो वो ही कोर्स बचेंगे। इसलिए इसका आंसर है कोर्स इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रिलेशन एम्प्लॉय नेम सेक्स एंड सुपरवाइजर नेम विथ नेम एज द की। ठीक है, नेम इज द की। Supervisor name gives the name of a supervisor of the employee under consideration. What does the following tuple relational calculus query produce? देखो ये आपको tuple relational calculus query दे रखी है और यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है और कंडीशंस पे एंड यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स डॉट सेक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपके एम्प्लॉयज का या जो भी आप कह रहे सुपरवाइजर्स का, उनका जो सेक्स होगा वो मेल होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो ऑप्शंस में नेम ऑफ अ एम्प्लॉयज विद अ मेल सुपरवाइजर, हाँ ये आंसर हो सकता है। नेम ऑफ एम्प्लॉयज विद नो इमीडिएट मेल सबऑर्डिनेट, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नो इमीडिएट मेल का मतलब क्या कह रहा है कि मेल नहीं होना चाहिए, बट आप तो यहाँ पे कह रहे हो कि कंडीशन में मेल होना चाहिए सेक्स, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ द एम्प्लॉयज विथ नो इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट, नो इमीडिएट फीमेल इसका मतलब मेल होगा, तो ये भी हो सकता है और ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एंड लास्ट इज नेम ऑफ द एम्प्लॉयज विद अ फीमेल सुपरवाइजर, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप फीमेल बोल रहे हैं, तो फीमेल हमारा नहीं है, हमारा कंडीशन है कि मेल होना चाहिए सुपरवाइजर। अब इमीडिएट वाली चीज है एक तो, और एक जगह मेंशन नहीं है, ये आप कैसे सेलेक्ट करोगे, इससे आप क्या कह रहे हो कि जो एक्स डॉट सुपरवाइजर का नेम है वो ई डॉट नेम के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दो एम्प्लॉय और सुपरवाइजर दोनों ही सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए इमीडिएट यानी कि वो खुद सुपरवाइजर नहीं हो सकता, खुद को खुद सुपरवाइज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेम ऑफ एम्प्लॉयज विथ नो इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये मैंने इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब है 9th क्वेश्चन। Consider a joint relational algebra between relations this and this using the nested loop method. There are 3 buffers each of size equal to disk block size. हमें 3 बफर दे रखे हैं और हमारे पास एक जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है R of R and S of S पे। ठीक है, और 3 बफर्स में से एक बफर जो है वो रिजर्व्ड है किसके लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है कि जो साइज है आपका इंस्टेंस ऑफ आर टेबल ऑन टेबल आर के लिए वो कम है आपके साइज ऑफ एस से। तो हमें बताना है कि हम कैसा जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करें कि हमें फ्यूअर नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स का रिक्वायरमेंट हो, मींस देन जॉइन विल हैव फ्यूअर नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स एक्सेस इफ। अब देखो आपको ध्यान हो तो जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट और जॉइन ऑपरेशंस आपको समझाए थे उसमें मैंने बताया था कि ये भी मैटर करता है कि आप जॉइन ऑपरेशंस किस ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, जब आप जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे आपने जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया आर क्रॉस, या आपने एक जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी टपल वैल्यू ऑफ आर इज मैच्ड विद द एवरी टपल वैल्यूज ऑफ एस। ठीक है, अब इस केस में ये ध्यान रखना कि जब आप जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप प्रेफर करना कि जो आउटर टेबल है या जो आउटर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रिलेशन है उसके अंदर साइज जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए आपकी राइट हैंड साइड वाले रिलेशन से। तो उस केस में क्या होगा, आपके जॉइन के अंदर नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स जो होंगे कम होंगे, क्योंकि देखो अगर आर के अंदर वैल्यूज कम होंगी तो कम वैल्यूज में आप क्या करोगे, हर एक वैल्यू जो होगी एस की सारी वैल्यूज को एक्सेस करेगी, है ना। तो इससे क्या होंगे, आपको फियर नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स चाहिए होंगे, क्योंकि फिर ये 2 हुआ, सपोज इसमें 3 ही थी वैल्यूज, तो बस 3 पे आपने इनको सेलेक्ट किया और ये खत्म हो गया। अब इसी की जगह सपोज यहाँ पे सपोज 6 होती है ना, एस के अंदर सपोज 6 टपल्स हैं और आर के अंदर 3 टपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि हर एक वैल्यू को चेक करते हैं, इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए। जबकि एस के केस में क्या होता है, आपके डिस्क ब्लॉक ज्यादा चाहिए होते हैं। अगर आप एस जॉइन आर करते तो इसके अंदर तो आपको 3 ही डिस्क ब्लॉक्स चाहिए थे, अब अगर एस जॉइन आर करोगे तो यहाँ पे 6 टपल्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हर एक पहले फर्स्ट ब्लॉक आएगा तो इसके लिए डिस्क ब्लॉक चाहिए होगा, फिर सेकंड आएगा तो इसके लिए डिस्क ब्लॉक चाहिए होगा, देन इसके लिए,
फिर इसके लिए तो यहाँ पे आपको 6 डिस्क ब्लॉक चाहिए, जबकि यहाँ पे आप 3 से काम चल रहा है, ठीक है। तो जब अगर आपका R जो है वो आउटर लूप में होगा तो आपका क्या होगा, क्वेरी में नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स कम होंगे रादर देन एस जॉइन R से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब है 10th क्वेश्चन, What is the optimized version of the relational algebra expression? ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका आपको ऑप्टिमाइज्ड वर्जन फाइंड आउट करना है। हमने क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी थी, जिसके अंदर आपको क्या करते हो, क्वेरी को रीराइट करते हो। उसमें एक टेक्निक थी क्वेरी रीराइट, वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आई थिंक उसका वीडियो अपलोड हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो क्वेरी रीराइट में आप क्या करते हो, क्वेरी को वापस से रीअरेंज करते हो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, लेकिन आप उसको इस तरीके से रीअरेंज करते हो कि आपकी क्वेरी ऑप्टिमाइज हो सके इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। So what is the optimized version of this? Where A1 and A2 are the set of attributes in R, with A1 is a subset of A2, A1 is a subset of A2, and F1, F2 are the Boolean expressions based on the attributes in R, and F1, F2 are some expressions, means a conditional expressions जो कि satisfy करेंगे किस पे, attribute in R पे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इसी क्वेरी को देखो, इस क्वेरी में क्या हो रहा है, पहले R पे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो F2, तो F2 वाली कंडीशन ट्रू होगी, वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी आपकी R के अंदर। फिर उन वैल्यूज पे आप अप्लाई कर रहे हो F1 कंडीशन, यानी कि F2 ट्रू होंगी, उन्हीं कंडीशंस पे आप F1 अप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर वही वैल्यूज A2 की सिलेक्ट करोगे जिसपे F1 और F2 दोनों ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहले R के अंदर से कौन सी इंस्टेंसेस सेलेक्ट हुए, जिनपे कंडीशन F2 ने सेटिस्फाई हुई, ठीक है। फिर उन रिजल्टेंट वैल्यूज पे आपने कौन सी कंडीशन लगा दी, F1, यानी कि F1 भी उस कंडीशन पे सेटिस्फाई होगी तो ही आप उन टपल्स को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ से F1 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका मतलब F2 भी ट्रू होनी चाहिए और F1 भी ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एंड ऑपरेटर। अब सबसे पहले आप देख लो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में और ऑपरेटर यूज हो रहा है और कौन से में एंड। इसमें एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है तो ये आंसर हो सकता है, इसमें और हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है आइदर F1 और F2, जबकि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। इसमें भी दोनों ट्रू है, इसलिए ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, जबकि जो डी है उसके अंदर भी और ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब बचे 2, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आपने क्या करा, A2 एट्रीब्यूट पे सिलेक्ट किया और फिर A2 से आपने A1 पे सिलेक्शन किया, ठीक है। यानी कि लास्ट में फाइनली सिलेक्शन किस पे हो रहा है, A1 का, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनल सिलेक्शन A1 का हो रहा है, जबकि यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो रहा है A2 का। तो यहाँ तक तो कंडीशन दोनों की इक्वल थी, लेकिन सिलेक्शन में यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन A1 पे और फाइनल सिलेक्शन A2 पे, और हमारे पास जो इनपुट क्वेरी है उसमें कैसा है, फाइनल सिलेक्शन A1 पे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी आंसर हो जाएगा आपका इसका ए। ये 2014 में आया था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया हो। या मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेना तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने समझा दिया है तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थैंक यू। ये 10 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बस ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्टार्टिंग है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि हम किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा आपका जो सिलेबस की तैयारी है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ER डायग्राम और रिलेशनल के, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है 60+ MCQs हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे ER डायग्राम और रिलेशनल मॉडल के। तो मैं आपको 60+ MCQs ही सॉल्व करवाऊंगी, बट एक लेक्चर में सॉल्व ना करा के ये हम थोड़े से सब पार्ट्स में ले लेंगे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाय इंक्रीजिंग द लेक्चर्स वी ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज अगर पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।